सवाल दिया है, ए डीसी सीरीज मोटर डेवलप्स ए टार्क ऑफ 20 न्यूटन मीटर एट 3 एम्पियर ऑफ लोड करंट। इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 6 एम्पियर द टार्क डेवलप्ड विल बी। यहाँ पर यह बोला है कि जब 3 एम्पियर की लोड करंट है तो सीरीज मोटर में जो टार्क है वह 20 न्यूटन मीटर का है। तो जब 6 एम्पियर का लोड करंट हो जाएगा तब टार्क कितना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि होता है टार्क बराबर K इंटू फाई इंटू आई ए। अब देखिए यहाँ पे देखिए सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में हम जानते हैं कि जो आर्मेचर करंट होती है और लोड करंट होती है दोनों समान ही होती है, तथा जब हम लोड करंट को बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट भी बढ़ जाएगी, और जब आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो फील्ड भी बढ़ेगा, और फील्ड जब बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। यानी कि यहाँ जो सीरीज मोटर में जो फ्लक्स फाई है वह आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हो जाएगा टार्क बराबर K डैश इंटू आई ए इंटू आई ए, यानी कि टार्क प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा T2 बटे के T1 बराबर IA2 बटे के IA1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो 6 एम्पियर पर जो टार्क होगा वह 80 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सीरीज मोटर है उसमें टार्क दो तरह का प्राप्त होता है, जो T प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर है या बिफोर सैचुरेशन, मतलब कि कोर जब तक सैचुरेट नहीं हुआ है तब तक यह आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, परंतु जब कोर सैचुरेट हो जाता है तो उस समय जो फ्लक्स फाई है वह आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं करता है, वह कांस्टेंट हो जाता है। तो उस समय टार्क केवल IA के अनुपाती होता है। मतलब कि हम यदि टार्क तथा आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो जब तक कोर सैचुरेट नहीं हुआ है तब तक T प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर मतलब कि पैराबोला प्राप्त होता है, तथा जब कोर सैचुरेट हो जाती है यानी फाई कांस्टेंट हो जाता है उस समय जो ग्राफ होता है वह लीनियर हो जाता है। सवाल दिया है, इफ द पोल फ्लक्स ऑफ ए डीसी मोटर अप्रोचेज जीरो इट्स स्पीड विल बी। मतलब यदि डीसी मोटर में जो फ्लक्स फाई है उसको शून्य कर दिया जाता है तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर में जो स्पीड ओमेगा एम बराबर होता है VT माइनस IA बटा के K इंटू फाई। यहाँ पे फाई पोल फ्लक्स है तथा IA आर्मेचर करंट है, RA आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर देखिए शंट मोटर का फिगर बनाया गया है, इसमें VT जो है कि शंट मोटर पर सप्लाई दिया गया है, तथा जो I है वह लोड करंट है, तथा ISH जो है कि वह शंट फील्ड में जाने वाली करंट है, तथा IA आर्मेचर फील्ड में जाने वाली करंट है। यहाँ पे देखिए EB जो है कि बैक EMF है। तो देखिए जब फ्लक्स शून्य होगा तो फ्लक्स शून्य कब होगा, मतलब कि जो शंट फील्ड की जो वाइंडिंग है वह ब्रेक हो गई होगी, टूट हो गई होगी। तो देखिए स्पीड वाले फार्मूला में फाई का मान शून्य रखेंगे तो देखिए जो स्पीड है वह इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि हर में जीरो हो जा रहा है। मतलब कि यदि शंट मोटर में बाइंडिंग टूट जाती है तो जो शंट मोटर का स्पीड है वह इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब सीरीज मोटर की बात करें तो देखिए सीरीज मोटर में जो बाइंडिंग होती है वह आर्मेचर की सीरीज में जुड़ी होती है। अगर वहाँ पे फ्लक्स को शून्य करना होगा तो सीरीज बाइंडिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वह शून्य हो जाएगी, मतलब कि मोटर में कोई भी सप्लाई नहीं जाएगा। अतः डीसी सीरीज मोटर की स्पीड जो हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। लेकिन देखिए शंट मोटर में बात करें तो भले ही जो
शंट फील्ड है उसकी वाइंडिंग टूट जा रही है, लेकिन जो मोटर है उसमें सप्लाई जा रहा है, अतः शंट मोटर में स्पीड इन्फिनिटी हो जाएगा। सवाल दिया है इन ए डीसी शंट मोटर द टार्क डेवलप्ड इज 15 न्यूटन मीटर एट 10 एम्पियर ऑफ लोड करंट, इफ द लोड करंट इज डबल्ड द न्यू टार्क विल बी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डीसी शंट मोटर का फिगर बनाएंगे। यहाँ पे जो वीटी है वह सप्लाई वोल्टेज है तथा आई सप्लाई करंट है। देखिए करंट दो पार्ट में ब्रेक हो रही है, एक तो शंट करंट, दूसरा आर्मेचर करंट। देखिए ई बी इंटू आर ए जो है बैक ईएमएफ है। देखिए शंट मोटर में जो टार्क का फार्मूला होता है के इंटू फाइव इंटू आई ए, के इंटू फाइव इंटू आई ए। देखिए के यहाँ पर कांस्टेंट होता है तथा डीसी शंट मोटर में जो फ्लक्स फाई होता है वह भी कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ से टार्क जो होगा वह आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब करंट के अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि T2 बटा के T1 बराबर IA2 बटा के IA1, यानी कि जब करंट को लोड करंट को दुगना कर देंगे तो जो डेवलप्ड टार्क है वह भी दोगुना यानी 30 न्यूटन मीटर हो जाएगा। सवाल जो द करंट ड्रॉन बाई 220 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम एंड बैक कीमत 200 वोल्ट इज। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई से ली गई करंट का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का मान है 220 वोल्ट तथा जो मोटर है उसका बैक ईएमएफ 200 वोल्ट है तथा आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। यहाँ पे आई का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से केवीएल लगाएंगे तो हो जाएगा वी बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए, यानी कि आई ए बराबर हो जाएगा वी माइनस ई बी बटे के आर ए, यानी 220 माइनस 200 बटे के 0.5 यानी 40 एम्पियर आ जाएगा। सवाल दिया है ए 220 वोल्ट डीसी मशीन हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम इफ फुल लोड आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द मशीन एक्ट एज ए मोटर। देखिए यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट तथा यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है वह 15 एम्पियर दिया गया है, यही लोड करंट भी होगी। और यहाँ पे देखिए बैक ईएमएफ का मान निकालना है, जबकि यहाँ पे आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम। तो देखिए जब इस मशीन में केवीएल लगाएंगे तो हो जाएगा वी बराबर ई बी प्लस आई ए आर ए, यानी कि 220 बराबर ई बी प्लस 15 गुणे के 0.5, यानी कि ई बी का मान हो जाएगा 212.5 वोल्ट। ध्यान दें यदि यहाँ पे यह मोटर है इसलिए जो बैक ईएमएफ का मान है वह सप्लाई वोल्टेज से कम है। यदि यहीं पर यह जनरेटर होता तो जो करंट है वह सप्लाई की तरफ जाती तथा बैक ईएमएफ का मान जो सप्लाई वोल्टेज है उससे अधिक होता। सवाल एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स ए पावर ऑफ 2 किलोवाट द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 80%, व्हाट इज द मोटर आउटपुट। देखिए यहाँ पे इनपुट 2 किलोवाट है तथा एफिशिएंसी 80%, इसको दशमलव में 0.8 बोल सकते हैं। यहाँ पे आउटपुट पावर पूछ रहा है तो एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट पावर बटा के इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी गुणे के इनपुट पावर, यानी 0.8 गुणे के 2 यानी कि 1.6 किलोवाट आउटपुट होगा। सवाल दिया है ए डीसी शंट मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 250 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ मोटर आर्मेचर एंड ऑफ फील्ड वाइंडिंग आर 0.1 ओम एंड 250 ओम रिस्पेक्टिवली, इफ द मोटर ड्रा ए करंट ऑफ 41 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई द आर्मेचर करंट इज। देखिए यहाँ पे डीसी शंट मोटर का फिगर बनाएंगे तो देखिए एक ठो मोटर बनाया गया है तथा उसके समांतर में जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसको बनाया गया है तथा उनकी एक क्रॉस सप्लाई वोल्टेज को बनाया गया है जिसको कि उस मोटर पर दिया जा रहा है।
यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट दिया जा रहा है तथा जो सप्लाई करंट है वो 41 एम्पीयर की है, जिसको मोटर ड्रा कर रहा है, मतलब ले रहा है। तथा यह करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रही है और दूसरा आर्मेचर में जा रही है। यहाँ पे देखिए आर्मेचर का रजिस्टेंस 0.1 ओम है तथा यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है वह 250 ओम है। ध्यान दें यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका रजिस्टेंस कम क्यों होता है, जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जो तार यूज किया जाता है उसके तार का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वह बहुत कम होता है तथा पतला होता है और तार बहुत लंबा होता है। तथा हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वह लंबाई के अनुपाती तथा क्रॉस सेक्शन के एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि तार का जब क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तथा लंबाई भी ज़्यादा है उससे भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। जबकि देखिए जो आर्मेचर वाइंडिंग है वहाँ पे धारा को बहुत ज़्यादा यूज करना होता है, इसीलिए उस तार को हम लोग मोटा बनाते हैं। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये चौड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस जो होगा वह कम होगा। इसी कारण आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है। अब देखिए जो नोड है उस पर जब किरचॉफ का पहला नियम लगाएंगे, यानी I बराबर IA प्लस ISH हो जाएगा। अब देखिए ISH का मान निकालना है तो हम देख रहे हैं कि मोटर तथा जो शंट फील्ड वाइंडिंग है दोनों पैरेलल है और उसके समांतर में 250 वोल्ट लगा हुआ है। तो मतलब कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके क्रॉस भी वोल्टेज 250 ही होगा। तो तथा देख रहे हैं कि शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 250 है, यानी कि यहाँ से ISH का मान हो जाएगा 1 एम्पीयर। मतलब कि फील्ड वाइंडिंग में 1 एम्पीयर की करंट जा रही है। तो यहाँ से देखिए हमको जबकि दिया है कि जो सप्लाई करंट है वह 41 एम्पीयर है, यानी कि यहाँ से जो आर्मेचर करंट हो जाएगा वह सप्लाई करंट 41 में से 1 घटा देंगे तो 40 एम्पीयर हो जाएगा। मतलब आर्मेचर में 40 एम्पीयर की धारा जाएगी। सवाल पूछा जाएगा डीसी मोटर आर स्टार्टेड बाय यूजिंग स्टार्टर बिकॉज, मतलब कि डीसी मोटर को चालू करने से पहले इसमें स्टार्टर क्यों लगाया जाता है? देखिए हम जानते हैं डीसी मोटर में जो आर्मेचर करंट होता है IA बराबर होता है VT माइनस EB बटा के RA। डीसी सीरीज मोटर में जो आर्मेचर करंट है उसका फार्मूला है VT माइनस EB बटे के RA। VT यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, EB बैक EMF है तथा RA आर्मेचर रेजिस्टेंस है। सपोज दैट हम लोग बिना स्टार्टर के मोटर को चालू कर रहे हैं तो देखिए जब मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर देखिए तुरंत तो ही स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ लेता है। स्पीड शुरुआत में बहुत ही कम होता है, शून्य होता है। तो देखिए उस समय जो बैक EMF है वह भी लगभग शून्य होगा, 0 होगा। तो यहाँ से जो आर्मेचर करंट होगा वो हो जाएगा VT बटा के RA। और हम जानते हैं कि जो RA मतलब कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वह बहुत ही कम होता है, लगभग 1 ओम के लमसम होता है। तो उस समय जब VT बटा के RA करेंगे, यहाँ पे RA बहुत इस कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो उस समय जो आर्मेचर IA जो है, IA जो आर्मेचर करंट है वो बहुत हाई हो जाएगी। और जब आर्मेचर की करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस समय आर्मेचर वाइंडिंग जलने का खतरा होता है। इसीलिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार्टर में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वह शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा होता है तथा धीमे धीमे जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वह कम होता जाता है।
क्योंकि जब शुरुआत में आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो जो आर्मेचर की करंट है वह बहुत कम होती है और फिर धीमे धीमे जो है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है कि अपने एक्चुअल रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ने लगता है, तो फिर जाकर घटने लगता है। तो जब आर्मेचर रेजिस्टेंस एकदम से घट जाता है तो फिर जब स्पीड पकड़ लेता है, मतलब कि बैक ईएमएफ जब ज़्यादा हो जाता है, उस समय आर्मेचर का जो करंट है वह अपने सही स्थिति में पहुंच जाता है, तो इससे वाइंडिंग जलती नहीं है। देखिए, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 तरह के स्टार्टर होते हैं। पहला देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर, इसका प्रयोग शंट कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तथा अगला होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, इसका भी यूज शंट मोटर तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और देखिए अगला स्टार्टर जो होता है वह 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसका यूज केवल सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि यहाँ से स्पष्ट है कि जो स्टार्टर होते हैं वह आर्मेचर करंट को सिर्फ कम कराते हैं, रिड्यूस करते हैं, न कि स्टार्ट करते हैं, न कि स्पीड को बढ़ाते हैं। इन ए शंट मोटर शंट वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए, जो शंट वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में लगाई जाती है शंट मोटर में, तथा यह मतलब कि पतला होता है तथा इसमें नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, अतः इस तार का लंबाई भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण जो शंट वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। जबकि बात करें सीरीज वाइंडिंग की तो वह आर्मेचर की सीरीज में यूज की जाती है, तथा जो सीरीज वाइंडिंग का तार होता है वह मोटा होता है तथा उसमें टर्न की संख्या कम होती है। इसी कारण उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है सीरीज वाइंडिंग का, जिससे वो बहुत ज़्यादा धारा लेने के अनुकूल होती है। सवाल यह है, स्विनबर्न टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन, तो सीरीज मोटर पर स्विनबर्न टेस्ट नहीं किया जाता है। देखिए, स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वह नो लोड पर किया जाता है। तथा देखिए यहाँ पे इन चारों मोटरों में कौन सा मोटर जो होता है वह नो लोड पर नहीं चलता है, तो वह सीरीज मोटर होता है। इसी कारण इस पर स्विनबर्न टेस्ट नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है, इन डीसी जनरेटर ब्रशेस आर मेड ऑफ कार्बन अथवा ग्रेफाइट। देखिए, जो ब्रश होता है वह कम्यूटेटर पर लगा होता है, तो ब्रश का क्वालिटी यह होना चाहिए कि न तो ज़्यादा हार्ड हो न तो ज़्यादा सॉफ्ट हो। मतलब कि जब हम ब्रश को कम्यूटेटर पर स्प्रिंग की सहायता से लगाते हैं तो वह हार्ड नहीं होना चाहिए, ताकि कम्यूटेटर को डैमेज करे, अथवा न और दूसरी बात कि वह ऐसा पदार्थ न होना चाहिए जो कि स्पार्क चिंगारी पैदा करे। तो इसीलिए देखिए, जो छोटी डीसी मशीन होती हैं वहाँ पे ग्रेफाइट का ब्रश यूज किया जाता है, तथा जो बड़ी डीसी मशीन होती हैं, मतलब कि ऐसी मशीन जहाँ पे करंट का मान ज़्यादा हो तथा वोल्टेज का मान लो हो, तो वहाँ पे मेटालिक ग्रेफाइट का यूज करते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त बात करें कि कापर का यूज हम लोग वाइंडिंग बनाने में करते हैं, तथा एल्युमिनियम का प्रयोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कंडक्टर होता है ACSR उसको बनाने में करते हैं। सवाल दिया है, इफ़ ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड फेल्स टू बिल्ड अप ऑन इट्स फर्स्ट ट्रायल रन, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू। इस सवाल को हल करने के लिए मान लेते हैं कि हम लोग एक तो डीसी जनरेटर बनाते हैं। डीसी जनरेटर में हम लोग मान लीजिए कि डीसी शंट जनरेटर बनाते हैं।
डीसी शंट जनरेटर का यूज हम लोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं। देखिए यहाँ पे डीसी शंट जनरेटर को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए IA आर्मेचर करंट है तथा यहाँ पे EA इंटू RA जो है कि EMF है, जो कि आर्मेचर में इंड्यूस हो रहा है। तथा देखिए जो IA जो करंट है जो कि आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है, वह दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। एक तो शंट फील्ड में चला जा रहा है और दूसरा लोड को सप्लाई हो जा रहा है। शंट को जाने वाली करंट IS है तथा लोड को जाने वाली करंट IL है। यहाँ पे यह बोल रहा है कि अभी मतलब कि हम लोग ट्रायल में इसको यूज कर रहे हैं। तो ट्रायल में हमें पता चल रहा है कि जो वोल्टेज है वह बिल्डअप ही नहीं हो रहा है। जो वोल्टेज दी जानी चाहिए जनरेटर द्वारा वो बन ही नहीं रहा है। तो क्या कारण हो सकते हैं? देखिए वोल्टेज न बनने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। इसमें से पहला देखिए रिवर्स कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग, मतलब कि जो शंट फील्ड की वाइंडिंग है उसको उल्टा जोड़ दिया गया है। दूसरा कारण यह है कि जो फील्ड वाइंडिंग है वह डिस्चार्ज है। जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वह डिस्चार्ज है, मतलब कि उसको फ्लश अप नहीं किया गया है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। और देखिए चौथा कारण यह है कि जो जनरेटर का स्पीड है वह क्रिटिकल स्पीड से कम है। जो जनरेटर का स्पीड है वह क्रिटिकल स्पीड से कम है। अब देखिए इन चारों के बारे में विस्तार से देखिए। यहाँ पे आर्मेचर में इंड्यूस EMF का फार्मूला होता है EA बराबर K फाई ओमेगा M। यहाँ पे K का मान है P इंटू जेड बटा के 2 पाई इंटू A जो कि कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे फाई जो कि फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स है तथा ओमेगा M स्पीड है, इसका मान हो जाएगा 2 पाई N बटा के 60। यहाँ पे ओमेगा M जो है वह एंगुलर स्पीड है। इस फार्मूला से हम देख रहे हैं कि जो आर्मेचर में इंड्यूस EMF है वह फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि यदि जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें फ्लैशिंग नहीं होगा, मतलब कि शुरुआती समय में थोड़ा सा फ्लक्स नहीं होगा, तो उस समय भी EMF इंड्यूस जनरेट नहीं होगा। देखिए शंट जनरेटर में जो EMF इंड्यूस होता है उसका जो ग्राफ होता है फ्लक्स फाई के सापेक्ष देखिए इस प्रकार होता है, जिसको बनाया गया है। यहाँ पे देखिए वाई अक्ष पे EA को दिखाया गया है तथा एक्स अक्ष पे फाई को दिखाया गया है। देखिए जो EMF है उसको वाई अक्ष पर ऊपर से थोड़ा इसलिए लिया जाता है क्योंकि वह रेजिडुअल फ्लक्स के कारण लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे वो वाइंडिंग को फ्लैशिंग करके उस पर फ्लक्स को बनाया जाता है, थोड़ा सा हमेशा रहता है। अब देखिए यदि फील्ड वाइंडिंग पर थोड़ा सा फ्लक्स पहले से ही होगा तो फिर घुमाएंगे, जब ओमेगा M स्पीड से घुमाएंगे तो ओमेगा M बढ़ेगा। जब ओमेगा M बढ़ेगा तो जो EMF EA है वह भी बढ़ेगा। अब देखिए जब स्पीड बढ़ाएंगे तो पुनः EA बढ़ेगा, और जब EA बढ़ेगा तो फिर से करंट जो होगा बढ़कर शंट फील्ड में फिर जाएगी और फिर फ्लक्स फाई का मान आगे बढ़ेगा, तो फिर जो होगा EMF बढ़ेगा और पुनः EMF बढ़ेगा तो फिर से फील्ड में उससे ज़्यादा बढ़कर करंट जाएगी। तो इसी प्रकार जो यह ग्राफ होता है वह सीढ़ी नुमा होता है। अगर मान लीजिए यहीं पे जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका कनेक्शन गलत कर दिया जाएगा तो जो मतलब कि जो फ्लक्स है वह बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, उल्टा कनेक्शन होने की वजह से। तो वहाँ पर भी EMF इंड्यूस नहीं होगा। और जो दूसरा कारण था कि
जो वाइंडिंग है उस पर हमें कुछ न कुछ शुरुआती टाइम में फ्लक्स होना चाहिए। और इसमें एक यह भी कारण है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तथा वह भी एक दूसरा कारण भी है कि जो स्पीड है वह क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। सवाल यह है, इन ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग वेव वाइंडिंग हैज। अब देखिए वाइंडिंग दो तरह की होती है, एक तो वेव वाइंडिंग होती है, दूसरा लैप वाइंडिंग होता है। देखिए जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें पैरेलल पाथ की संख्या 2 ठो होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2, तथा लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ होते हैं उनकी संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। देखिए वेव वाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है तथा करंट कम होती है, तथा लैप वाइंडिंग में वोल्टेज कम होती है। जो लैप वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज कम होता है, करंट ज़्यादा होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग बड़ी डीसी मशीन में किया जाता है, लार्ज डीसी मशीन में। देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को जो पोल होते हैं पोल पोल होते हैं उनके स्टेटर में स्लॉट बना होता है, उसमें रखी जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्टेटर स्लॉट में रखा जाता है। देखिए इस चित्र में जो स्टेटर है वहाँ पे एन और एस मतलब कि हॉरिजेंटल है, जबकि आर्मेचर में देखें तो एन और एस वर्टिकल है, मतलब कि जो स्टेटर का फील्ड है वह हॉरिजेंटल है तथा जो आर्मेचर का फील्ड है वह वर्टिकल है, मतलब यहाँ पे दोनों फील्ड एक दूसरे के क्रॉस हैं। इसे क्रॉस मैग्नेटाइज्ड बोला जाता है। देखिए अतः यहाँ से स्पष्ट है कि यदि पूछे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं तो सिंपल में बता देंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कराने के लिए। और यदि थोड़ा सा डीप में बोलेंगे तो यह बोल देंगे कि क्रॉस एमएमएफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में यूज किया जाता है। देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज बड़ी मशीन में इसलिए करते हैं क्योंकि इसका यूज करने से जो कॉस्ट होता है वह बढ़ जाता है। तो यदि हम छोटी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करने लगें तो इससे मतलब कि यह इकोनॉमिकल नहीं होगा, बहुत महंगा हो जाएगा। In a DC generator, the critical resistance refers to the resistance of field, मतलब कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वह फील्ड के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है, तथा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है वह मतलब उसका आंकिक मान जो है कि वह जनरेटर है उसके स्पीड पर निर्भर करता है। डमी कॉइल का यूज क्यों करते हैं, तो डमी कॉइल का यूज रोटर में मैकेनिकल बैलेंस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए स्टार्टिंग के आधार पर मोटर दो तरह की होती है, एक तो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है और दूसरा स्टार्टर मोटर होता है। देखिए सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब कि मान लीजिए कोई मोटर है उस पर हम सप्लाई देते हैं, तो जब ऑन बटन दबाते हैं तो जो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती हैं वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाती हैं, उन्हें सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बोला जाता है। इसके अंतर्गत डीसी मोटर आता है तथा जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो आता है। अब देखिए दूसरा जो होता है वो स्टार्टर मोटर, मतलब कि इसमें जब सप्लाई ऑन करते हैं तो तुरंत ही नहीं स्टार्ट होती हैं, वो स्टैंड स्टिल मतलब कि जैसे का तैसा रहती हैं, लेकिन
इसमें बाहर से हम एक तो अलग चीज़ लगाते हैं, जैसे एक्सिलरी वाइंडिंग, तो उसके बाद वह स्टार्ट होती हैं, इन्हें स्टार्टर मोटर कहा जाता है। तथा ये जो स्टार्टर मोटर होती हैं, इनके अंतर्गत सिंक्रोनस मोटर आता है। देखिए, सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होता है वह भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है, वह भी स्टार्टर मोटर ही होता है। देखिए, एवरी मशीन बोले तो प्रत्येक मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। देखिए, डीसी मशीन की बात करें अथवा 3 फेज इंडक्शन मशीन की बात करें, डीसी मोटर का अथवा 3 फेज इंडक्शन मोटर का बात करें, ये दोनों सेल्फ स्टार्टेड मशीन होती हैं, परंतु इसमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, मतलब कि जो स्टार्टिंग करंट है उसके मान को कम करने के लिए, ताकि वाइंडिंग जले ना। लेकिन यदि बात करें सिंक्रोनस मोटर की अथवा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, तो ये दोनों सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती हैं, इनमें स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है मशीन को स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। देखिए, बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट में पहला चीज़ होता है परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी बराबर होता है म्यू नोड इंटू म्यू आर। यहाँ पे म्यू नोड जो होता है परमियाबिलिटी या फ्री स्पेस, मतलब कि निर्वात का परमियाबिलिटी, इसका मान होता है 4 पाई गुणे के 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर। तथा देखिए, यहाँ पर म्यू आर जो होता है वो रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल, मतलब कि किसी स्पेशल पदार्थ का रिलेटिव परमियाबिलिटी को म्यू आर बोला जाता है। रिलेटिव, देखिए परमियाबिलिटी मतलब कि किसी भी स्पेशल पदार्थ का वह क्षमता कि वह कितना जल्दी चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, ईएमएफ बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ईएमएफ होता है वह करंट को फ्लो करवाता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में ईएमएफ फ्लक्स का फ्लो करवाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक वर्गाकार कोर है, उस पर देखिए n फेरे लपेटे गए हैं तथा उसमें जो आई करंट उस लपेटों में फ्लो करवाई जा रही है, तो जो जो टर्न है वो एक तो एएमएफ जनरेट करेंगे, जिसका मान होगा n इंटू आई, तथा जो एएमएफ होता है वह h गुणे l के बराबर भी होता है। यहाँ पे h मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तथा l कोर की लंबाई है। देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h होता है एमएमएफ बटा के l, मतलब कि एक यूनिट लंबाई में जो एमएमएफ होता है उसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h बोला जाता है, यानी कि एन आई बटे के l बराबर h। यहाँ पे देखिए l मेन कोर लेंथ है, मतलब कि आउटर परिधि तथा इनर परिधि दोनों का माध्य की लंबाई ही l होती है। अब देखिए, यहाँ पे जो b है वह फ्लक्स डेंसिटी है, यह फ्लक्स डेंसिटी बराबर होता है म्यू इंटू एच। यहाँ पे म्यू परमियाबिलिटी है कोर का, तथा हम जानते हैं कि एच बराबर एन आई बटे के एल होता है। अब देखिए, फाई बराबर होता है बी इंटू ए, यहाँ पे यह फ्लक्स है। देखिए, किसी कोर में फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए, यानी फ्लक्स डेंसिटी गुणे के उस कोर के क्रॉस सेक्शन का एरिया। अब देखिए, इस बी इंटू ए को लिख सकते हैं म्यू इंटू एन आई बटे के एल इंटू ए। अब देखिए, आगे इसको बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं एन इंटू आई बटे के एल बटे के म्यू इंटू ए। अब देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि एन आई बराबर होता है एमएमएफ,
तो इसके लिख सकते हैं कि फाई बराबर एम एम एफ बटा के रिलक्टेंस, यहाँ पे यल बटा के म्यू इंटू ए को रिलक्टेंस बोला जाता है। देखिए यदि एक मैग्नेटिक सर्किट को एज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट देखें तो जो मैग्नेटिक सर्किट का फ्लक्स होगा वह इलेक्ट्रिकल सर्किट के करंट के इक्विवेलेंट होगा, तथा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस होगा वह मैग्नेटिक सर्किट का जो रिलक्टेंस होगा उसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैसा रोटर डाला जाता है, तो स्क्वायरल केज रोटर डाला जाता है। स्क्वायरल केज रोटर वह रोटर होता है जिसमें कापर की बार एक गिलहरी के पिंजड़े के समान होती है, तथा वाउंड रोटर वह रोटर होता है जिसमें वाइंडिंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई। मतलब कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में समांतर क्रम में सप्लाई से जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का फिगर बनाया गया है जो कि समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तथा बीच में जो गोला है वो रोटर को दिखाया गया है, तथा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके सीरीज में एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है जो कि जब रोटर रोटेट करने लगता है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्पीड सेंसिटिव सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का खाका दिया हुआ है। इसमें देखिए L1 इंडक्टेंस वाली वाइंडिंग मेन वाइंडिंग है, तथा L2 इंडक्टेंस वाली वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तथा उसके सीरीज में देखिए एक तो कैपेसिटर लगा हुआ है तथा एक तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसलिए लगा होता है कि कुछ स्पीड प्राप्त करने के बाद जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको डिस्कनेक्ट किया जा सके। और देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर लगाया गया है। द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मशीन इज टू प्रोड्यूस रोटेटिंग फ्लक्स इन कंजक्शन विथ मेन वाइंडिंग। देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग सिंगल फेज इंडक्शन वाइंडिंग में इसलिए करते हैं ताकि वह रोटेटिंग फ्लक्स मेन वाइंडिंग के सपोर्ट में उत्पन्न कर सके। सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में यदि स्पीड 75% अटेन कर लेता है तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। So that the direction of split phase induction motor can be reversed by interchanging the connection supply of either main or starting winding। मतलब कि कोई स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, यदि उसके रोटेशन को चेंज करना है तो या तो हमें मेन वाइंडिंग या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सवाल दिया, व्हाट हैपेंस व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर फेल्स टू गेट ओपन। मतलब कि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच फेल हो जाएगा, मतलब कि ऑन ही रहेगा, तब क्या हो सकता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगातार करंट सप्लाई होती रहेगी जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग गर्म हो जाएगा।